चलिए शुरुआत करते हैं चाय पर चर्चा की। आज सबसे पहले बात करेंगे सशक्त भारत की। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर चीन से लगती सीमाओं को बड़ी सौगात मिली है। इन इलाकों में अब आसानी से 4G मोबाइल सेवाओं का लाभ लोग उठा सकते हैं। बिल्कुल, एक कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री की मौजूदगी में 254 मोबाइल टावर्स को ऑपरेशनल किया गया। इससे 70,000 लोगों को सीधे तौर पर फायदा हुआ। यही नहीं, 336 गांव में अब लोग मोबाइल सेवा का लाभ भी उठा सकेंगे। चीन की किरकिरी और टेंशन बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती इलाकों में 254 4G मोबाइल टावर्स को ऑपरेशनल कर दिया है। इससे एलएसी के नजदीक कम से कम 70,000 लोगों को मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल गई है। सरकार के इस कदम से एलएसी के आसपास रहने वाले लोग बेहद खुश हैं। इसके कारण से हमें बहुत सारा चीज में सुविधा मिल रहा है, जैसे कि बच्चों लोग का ऑनलाइन क्लासेस हो गया और अपने रिलेटिव के साथ में अच्छे कम्युनिकेट कर पाता है। तो इसलिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरा तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ हम लोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो उसके बाद में हम लोग का सीएम हेमाकांत उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग का गांव में अभी ये टावर आके एयरटेल टावर आके हम लोग का बहुत सुविधा हो गया। एलएसी से सटे इलाके आजादी के बाद से ही उपेक्षा के शिकार रहे थे, लेकिन अब सरकार इन इलाकों को रोड ट्रांसपोर्ट और एयर कनेक्टिविटी के साथ संचार माध्यमों से भी तेजी से जोड़ रही है। बॉर्डर एरिया में सड़कें बन रहे हैं, घर घर पानी पहुंच रहा है, घर घर बिजली पहुंच रहे हैं और अब हेल्थ एजुकेशन को ठीक करने के लिए भी कई स्तर पे काम किया जा रहा है। क्योंकि पहले क्या था, लोग बॉर्डर एरिया से सब चले गए, फैसिलिटी था नहीं, तो स्कूल बंद हो गए, हेल्थ फैसिलिटी नहीं। अब जब मोबाइल टावर लग गए हैं, रास्ते बन गए हैं, गांव फिर से पुनर्जीवित होगा और जितने लोग पलायन कर चुके हैं उनका वापसी भी हो जाएगा। दरअसल चीन एलएसी के उस पार अपने इलाकों में तेजी से विकास कर रहा है। चीन की मंशा इन इलाकों को लेकर बेहद खतरनाक है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी चीन को अब उसी की चाल में घिरना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने बॉर्डर एरिया के लिए 4,800 करोड़ का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत एलएसी के नजदीक 2,967 गांवों को चिन्हित किया गया है। इन गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है ताकि चीन अपनी नापाक चाल में कामयाब न हो सके। ईटानगर से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब कहानी उस वीर नारी की जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा की रेखा सिंह ने जज्बे की अद्भुत मिसाल पेश की है और उनका सिलेक्शन सेना में लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है। बिल्कुल, रेखा के पति चीनी सैनिकों के साथ हुए गलवान झड़प में शहीद हो गए थे, लेकिन रेखा हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने टीचर रहते हुए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट होने का गौरव हासिल किया है। रीवा जिले के शहीद लांस नायक दीपक सिंह की पत्नी का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है। लांस नायक दीपक सिंह 15 जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के धोखे से किए गए हमले का जोरदार मुकाबला करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए। शादी के मात्र 15 माह हुए थे कि रेखा ने अपने पति को खो दिया। ऐसे मुश्किल समय में रेखा ने खुद को संभाला और सेना में जाकर देश सेवा का फैसला किया। आज उनका सपना पूरा हो गया है। एक्चुअली मेरा ये जो पूरा सफ़र था बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि शादी के बाद बहुत जल्दी मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई। तो अपने आप को संभालना और फिर ये सारी चीज़ें करना मेरे लिए बहुत टफ था। अभी मेरा 30 अप्रैल को मेरी मेरिट लिस्ट आउट हुई है, तो अब मेरा सिलेक्शन हो गया है और 20 मई को मुझे ओटीए चेन्नई में रिपोर्टिंग करनी है। टीचर की जॉब करने के साथ रेखा सेना में जाने की तैयारी भी करती रही। पहली कोशिश में रेखा को सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरी कोशिश में मेहनत रंग लाई और सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर रेखा सिंह का चयन हो गया। हस्बैंड चाहते थे कि मैं ऑफिसर बनूं, तो वो हमेशा बोलते थे कि टीचर का मत सोचा करो, कुछ आगे कुछ बड़ा करने का सोचा करो। तो उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि उनका सपना मैं पूरा करती हूँ और उन्हीं के जैसे उनका यूनिफॉर्म जैसे वो पहनते थे तो मैं भी पहन सकूं, और जो उन्होंने लाइफ स्पेंड की थी तो अब मुझे भी चांस मिल गया है कि मैं भी अब उन्हीं की लाइफ वहाँ पर जाकर वो जी सकूं।
रेखा सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच और बुलंद इरादे की ऐसी मिसाल पेश की है जो देशभक्ति का जज्बा भी जगाता है और जिंदगी में आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का संदेश भी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं कश्मीर, जो एक बार फिर से फिल्म निर्माता निर्देशकों के लिए शूटिंग डेस्टिनेशन बन गया है और घाटी लाइट कैमरा एक्शन से चकाचौंध हो रही है। बीते 2 सालों से भी कम समय में 150 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग यहां पर हो चुकी है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और अगर ये कहा जाए कि 90 के दशक से पहले की फिल्मी चहल पहल वहां पर हो रही है तो गलत नहीं होगा। .370 के खात्मे के बाद कश्मीर घाटी की खोई हुई रौनक आहिस्ता आहिस्ता लौट रही है। देश और दुनिया के पर्यटकों के साथ ही फिल्म निर्माता, निर्देशकों और वेब सीरीज और म्यूजिक एल्बम निर्माताओं को जन्नत की अलौकिक खूबसूरती अपनी ओर फिर से खींचने लगी है। 90 के दशक से पहले की फिल्मी चहल पहल और क्रियाकलाप यहाँ फिर से दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पे हम म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे आके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे जो एंसेस्टर्स थे मम्मा की साइड से वो कश्मीरी पंडित्स थे, तो मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा वाला फील आ रहा है, लाइक यू नो एज इफ आई हैव सम कनेक्शन, तो इसीलिए। 90 के दशक से पहले कश्मीर घाटी बड़े बड़े स्टारकास्ट और फिल्म प्रोडक्शन यूनिट्स के क्रियाकलापों से गुलजार रहती थी, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद के मनहूस दौर में फिल्म निर्माताओं ने घाटी से तौबा कर इसके विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। हालांकि 370 हटने के बाद सेना को जब फ्री हैंड मिला तो आतंकवादियों और अलगाववादियों ने घुटने टेकने शुरू किए। आज घाटी में एक बार फिर भय मुक्त माहौल है, इसलिए छोटी बड़ी हर तरह की फिल्मी यूनिट्स घाटी का रुख कर रही हैं। और कश्मीर तो इतना सुंदर है, पहाड़ इतने सुंदर है, यहाँ पे एक्सपीरियंस और बहुत कुछ लेके जाता है इंसान यहाँ से, तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल साल 2021 में नई फिल्म नीति के अमल में आने के बाद कश्मीर घाटी पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रही है। 2 वर्षों से भी कम समय में 150 से ज्यादा फिल्में और वेब सीरीज की शूटिंग यहाँ की जा चुकी है। निर्माता निर्देशकों को लगता है कि कश्मीर जैसी बेमिसाल बेनजीर लोकेशन के रहते हुए फौरन जाने की कोई जरूरत अब नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कल बाबा केदार के कपाट और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। और इस पावन यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह कैसा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने तैयारी भी पूरी कर ली है। रास्ते में जगह जगह पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। भक्तों में उत्साह भी चरम पर है। कतार में लगकर भक्त केदारनाथ धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। कल यानी 25 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए उतावले हो रहे हैं। गंगा के मायके के दरवाजे खुल चुके हैं। मां यमुना ने भी भक्तों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और बैकुंठ धाम के भी यानी बद्रीनाथ के भी कपाट खुलने वाले हैं और इस तरह इस देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता आशुतोष भी केदारनाथ यात्रा कवर करने के लिए निकल चुके हैं। सुंदर घाटियों और मनोरम दृश्यों के बीच केदारनाथ पहुंचने के लिए श्रद्धालु पूरे मनोयोग से पहुंचने लगे हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी कई खास इंतजाम किए हैं। ऋषिकेश से ही सड़कों पर गाड़ियों का काफिला दिखने लगा है। ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस के जवान तैनात हैं। ये चुनौती निमट जाएंगे, धीरे धीरे हम ट्रैफिक बढ़ाते रहेंगे। उत्साहित है आप लोग भी कि इस बार ज्यादा लोग आए? बिल्कुल, हम ऐसा नहीं है, बिल्कुल जाम लगने देंगे, बिल्कुल आगे ट्रैफिक आगे तेजी से बढ़ाते रहेंगे।
केदारनाथ के रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इन कैंप्स में श्रद्धालुओं के सेहत की जांच की जाती है। लोग उसको बोला है, देखो आप पहाड़ में जाओ, यात्रा करो, धीरे से जाओ, और दवा जो है सब दवा हम आपको दे देंगे। सांस का बीमारी है उसके लिए हम लोग साल्बुटामॉल, एस्थालिन दे देता है, तो डेरिफेलिन भी हम लोग दे देता है। इट डिपेंड्स ऑन द एज। आफ्टर 50 वी आर गिविंग द पेशेंट डेरिफेलिन एंड उसको एडवाइस करते हैं आपका गैस का, आपका हेड ड्रिलिंग का, ऑनडेम, ये सब हम लोग दे देता है। अब दवा रखिए, जरूरत है तो आप ले लीजिए। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा पर आए यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह होर्डिंग भी लगाए हैं। इन होर्डिंग्स में तीर्थयात्रियों को ये जानकारी दी गई है कि यात्रा के दौरान उन्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। बाबा केदारनाथ धाम की ओर आगे बढ़ते हमारा ये जो सफर है ये रुद्रप्रयाग से आगे पहुंच चुका है। अब आगे फिर गौरीकुंड का रास्ता देखते हुए फिर हम आगे जाएंगे। लेकिन खासकर चूंकि ऊपर पहाड़ों पर मौसम जो है अक्सर खराब हो जाते हैं, अभी भी वहां बर्फबारी कई बार हुई है और बर्फबारी के चलते प्रशासन ने खास एहतियात के बंदोबस्त किए हैं और एडवाइजरी जारी की। तो जगह जगह पर रास्ते पर आपको इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए जिसमें कहा गया है कि जो तीर्थ यात्री हैं वो अपने साथ गर्म कपड़े लेकर के आए, ट्रेकिंग शूज लेकर के आए, रेनकोट रखें, मफलर रखें, टोपी रखें, छाता रखें। वो इसलिए क्योंकि अक्सर मौसम खराब होता है और मौसम की मार यात्रा कहीं जो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, वो खराब ना हो। रास्ते में हमें एक ऐसे श्रद्धालु से भी मुलाकात हुई जो नेपाल से उल्टा चलते हुए बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। विश्व शांति के लिए प्रभु जा रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं सारा नेपाल घूम गया। कहाँ से आप उल्टे चल के आ रहे हैं? मैं अंतिम आपका शायद हमारे वहाँ तो बोलते हैं काकरभिट्टा, नेपाल बॉर्डर के पास है। नेपाल बॉर्डर के पास 29 दिन हो गया, कल 30 दिन हो जाएगा, 3 महीना। हम यात्रा के लिए बाबा नेपाल से निकले और ये देखिए हठ योगी हैं दरअसल, देवादिदेव महादेव में जिनकी आस्था है और वो कई सारे आपको साधु महात्मा हैं जो हठ योग भी करते हैं। तो ये भी एक योग है और जैसा कि महाराज जी ने बताया विश्व शांति के लिए देखिए ऐसे आपको श्रद्धालुओं का तांता रास्ते भर दिखाई देगा। आगे बढ़ते हुए हमारे संवाददाता सोनप्रयाग पहुंचे। केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले सोनप्रयाग में गाड़ियों को रोक दिया जाता है और यहां से पैदल ही यात्रा शुरू करनी होती है। यहां पर भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सब कुछ महादेव की नगरी में तब्दील हो चुका है। जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ी, आप देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब भले ही मौसम सख्त हो चुका हो, यहाँ पर जो सर्दी है वो इस समय तापमान 10 डिग्री से भी नीचे है, लेकिन बावजूद भोले के श्रद्धालुओं के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ से यात्रा की चढ़ाई शुरू होती है। सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। सोनप्रयाग के बाद केदार घाटी का अगला पड़ाव है गौरीकुंड। बाबा केदार की पालकी गौरीकुंड पहुंच चुकी है और अब उसे केदारनाथ मंदिर तक ले जाया जा रहा है। केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन न तो श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी है और न ही प्रशासन की तैयारियों में। बाबा ने बुलाया तो जाएंगे तो सही दर्शन करने के लिए। क्योंकि सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मसला था और हर बार कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इसलिए देखिए कानूनी व्यवस्था पुलिस संभालेगी, जगह जगह पर ट्रैफिक मैनेजमेंट देखेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ये जो लोग हैं ये भी पहुंचे हैं। गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ का ये जो पूरा स्ट्रेच है जगह जगह पर ये तैनात होंगे। भगवान न करे अगर कोई अनहोनी होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बचाव की, रेस्क्यू ऑपरेशन की, रिलीफ ऑपरेशंस की वो एनडीआरएफ की होती है। तो बाबा केदार के धाम में भक्तों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ी भी यहाँ पहुंच चुकी है। आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे, गौरीकुंड, केदारनाथ। महीना अप्रैल का है, लेकिन मौसम की मेहरबानी ऐसी कि फरवरी वाली फीलिंग आ रही है, वरना अप्रैल की धूप में ये नरमी कहाँ देखने को मिलती है। वही देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत की अगर बात करें तो हाल यही है। या तो आसमान पर बादल छाए हुए हैं या फिर बादल बरस रहे हैं और मौसम सुहावना है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है।
मौसम का अंदाज बदला बदला सा है। आसमान में इन दिनों बादलों की लुका-छिपी का खेल चल रहा है। सूरज देवता के ताप में भी थोड़ी नरमी आई है। समूचे उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है। कहीं बादल आसमानों में पहरा दे रहे हैं, तो कहीं राहत की बारिश बनकर बरस रहे हैं। लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच मौसम का बदला अंदाज लोगों को सुकून दे रहा है। रविवार को लखनऊ के आसमान में बादलों का पहरा रहा, तो वहीं राजस्थान के दौसा में बादल बरसने को बेताब दिखे। यूपी के कानपुर में आंधी और हल्की बारिश के बाद लोग मौसम का मजा लेते दिखाई दिए। बारिश पहले आंधी चली है, बाद में बारिश हुई। तो अच्छा लग रहा है। कैसा मौसम हो गया? कल ठंडा सुहाना मौसम हो गया। मौसम बहुत बढ़िया है, पानी बरसने की उम्मीद है, ठंडा मौसम हो गया है। केवल मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी मौसम ने करवट ली है, जिसकी वजह से बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें केदारनाथ में हुई ताजा बर्फबारी की है। बर्फ की सफेद चादर हर तरफ बिछ गई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे ऊंचे इलाकों में आने वाले 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन इससे यात्रा पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो ऊंचाई वाले स्थानों पे है, जैसे कि बद्रीनाथ केदारनाथ एरिया है, वहां पर हमारे पास बारिश और हल्की फुल्की बर्फबारी रहेगी। कोई सीवियर हमारे पास एक्टिविटी नहीं है कि बड़ी बर्फबारी हो जाए, ज्यादा बर्फबारी हो जाए या ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए, लेकिन हल्की फुल्की बारिश जो है हम अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तराखंड में होती ही रहेगी। लेकिन कोई अलर्ट हमने फिलहाल अभी उसके लिए जारी नहीं किया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पारा थोड़ा चढ़ सकता है, लेकिन 27 अप्रैल से फिर से उत्तर भारत में बारिश की संभावनाएं। अगले 2 से 3 दिनों में टेम्परेचर हमारे पास मुख्यतः 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्टार्ट होगा। उसका प्रभाव दिल्ली एनसीआर में 27 तारीख की शाम रात से स्टार्ट होगा और वो लगभग 30 तारीख तक चलेगा हमारे पास। तो देखेंगे 27 तारीख से क्लाउडीनेस स्टार्ट होगा, फिर 28-29 तारीख में हमारे पास क्लाउडीनेस और देखेंगे कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे तापमान में फिर से गिरावट आएगी। मतलब गर्मी से ये राहत आने वाले कुछ और दिन जारी रहेगी और अप्रैल के महीने में पारा 40 डिग्री के पार नहीं जाएगा। आसमान में बादलों का पहरा हो और सूरज के ताप में थोड़ी नरमी हो, बस और क्या चाहिए अप्रैल के महीने में। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल और दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको दिखाते हैं देश के एक ऐसे बहादुर बेटे का कमाल जिसने दुनिया की सबसे घातक मानी जाने वाली अन्नपूर्णा चोटी को फतेह कर तिरंगा फहराया है। हिमाचल के कुन्नूर जिले के रहने वाले अमित कुमार नेगी इससे पहले एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं, कंचनजंगा चोटी फतेह कर चुके हैं, लेकिन अमित यही नहीं रुकने वाले। उन्होंने अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है। दुनिया के सबसे खतरनाक चोटी पर तिरंगा फहराकर हिमाचल के बेटे ने इतिहास रच दिया है। अमित कुमार नेगी हिमाचल प्रदेश के पहले सिविलियन माउंटेनियर हैं, जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की चोटी को अपने जोश और जज्बे से फतह किया है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई समुद्र तल से 8091 मीटर है। ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। इससे कहीं ऊंची चोटी एवरेस्ट और कंचनजंगा पर अमित पहले ही तिरंगा फहरा चुके हैं, लेकिन अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बड़ी इसलिए कि अन्नपूर्णा को दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक माना जाता है। अन्नपूर्णा के डेडलीस्ट माउंटेन होने की सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोजर है, जिसे टेक्निकल भाषा में अल्पाइन एक्सपोजर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पहाड़ के ऊपर अलग अलग तरह की ढलानें होती हैं और बर्फ की फिसलनें सबसे खतरनाक होती हैं। इस पहाड़ पर बर्फीले तूफान आने का खतरा बहुत रहता है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अन्नपूर्णा के बेस कैंप से कैंप 3 तक के सारे क्षेत्र में आइस फील्ड भी इतना ज्यादा है कि अगर बर्फीला तूफान आता है तो किसी चट्टान के नीचे या आगे पीछे छिपकर जान बचाने की गुंजाइश नहीं रहती। अन्नपूर्णा पर चढ़ाई के दौरान हुई पर्वतारोहियों की मौत का हिस्सा सफल चढ़ाइयों की तुलना में
तकरीबन 30% है। मतलब ये है कि 100 में से 30 लोग अन्नपूर्णा पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। यह आंकड़ा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान होने वाली मौत से कहीं ज्यादा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान होने वाली मौत का आंकड़ा 13% है। अमित कुमार नेगी ने 2021 में एवरेस्ट फतह किया था। 2022 में अमित कंचनजंगा पर तिरंगा फहरा चुके हैं। अमित कुमार की साहसिक यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अमित का अगला टारगेट अब माउंट लाओत्सो है, जिसकी ऊंचाई 8,501 मीटर है और दूसरी 8,481 मीटर ऊंचाई मकालू की चढ़ाई है। इसके अलावा अमित ने इस साल माउंट धौलागिरी को भी जीतने का लक्ष्य रखा है। गर्मी और धूप से इंसान तो इंसान, परिंदे भी बेहाल हैं और चिलचिलाती धूप और गर्मी से पक्षियों को बचाने के लिए सूरत में एक खास मुहिम शुरू की गई है। यहाँ कई एनजीओ के सहयोग से पक्षियों के लिए आशियाना तैयार किया जा रहा है, जो बेजुबानों को गर्मी और बारिश से राहत देगा। इसके साथ ही उनके लिए पानी पीने के लिए मिट्टी के बर्तन भी बनाए जा रहे हैं। अप्रैल की चिलचिलाती इस धूप में दिल को ठंडक देने वाली ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। यहाँ पक्षियों को धूप और गर्मी से बचाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। गर्मी और धूप से केवल इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी परेशान हैं। दिन शुरू होने के साथ ही तापमान भी चढ़ता जा रहा है। ऐसे में यहाँ परिंदों के रहने और उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इस नेक काम के लिए सूरत में कई एनजीओ आगे आए हैं और पक्षियों को बचाने की इस मुहिम में लकड़ी के घोंसले बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही परिंदों के पानी पीने के लिए मिट्टी के बर्तन भी जगह जगह लगाए जा रहे हैं। और ये हम 6 साल से कर रहे हैं। ये जो स्पेरो के लिए घोंसला है वो तो हम पूरे साल देते ही रहते हैं, लेकिन ये जो कुंडे का वितरण है वो हम ये समर के टाइम में ही करते हैं। जैसे अभी पानी की बहुत चिड़ियों के लिए ढूंढना पड़ता है, इसलिए हम तो पैसा दे के भी खरीद सकते हैं पानी। चिड़िया और ये पक्षी छोटे छोटे होते हैं, वो कहाँ से लाएगी, इसलिए उसको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमसे जो भी होता है वो। पंछियों के लिए बनाए गए इन बॉक्स की भी अपनी खासियत है। इसमें पक्षियों को धूप और बारिश से बचाने का खास इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले हफ्ते ट्विटर अपने यूजर्स के लिए कई ट्विस्ट लेकर आया था और तभी अचानक से सभी अकाउंट से ब्लू टिक गायब हो गया। फरमान यह आया कि जो लोग ब्लू टिक के लिए पैसे जमा करेंगे उनको ही ये सुविधा मिल पाएगी। कई लोगों ने पैसे जमा किए और उनके ब्लू टिक वापस आ गए, जिसमें कि हमारे बिग भी शामिल थे। लेकिन अब ट्विटर ने नया नियम जारी किया है, जिसके मुताबिक ऐसे लोगों का ब्लू टिक जारी रहेगा जिनके फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन से ज्यादा होगी। ऐसे में कई सेलिब्रिटीज का ब्लू टिक वापस आ गया है। तो दूसरी ओर हाल ये है कि न्यूज मेकर्स से ज्यादा ब्लू टिक मीम अकाउंट्स को मिल रहे हैं, जबकि कई मीडिया हाउसेस के अकाउंट्स के वेरिफिकेशन बैज छीन लिया गया है। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने भी ट्विटर के मजे लेने से परहेज नहीं किया। उन्होंने ट्विटर पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट्स किए हैं।